है। हाँ, तो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये सिलेबस का आपका ये पार्ट है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस आपके सिलेबस का पार्ट है, और ये इंडिफरेंस कर्व भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इसी पे अभी हम चर्चा करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत बेसिक है, शुरुआती है, उसे हम सोल्व करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड constancy assumption of marginal utility of money and cardinal utility analysis, justify your answer। ठीक, तो इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ कि आप कोट्सोइनिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स कोट्सोइनिस की जब बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पेज नंबर 14 में आप यहाँ देख सकते हैं कि तीसरा अजम्पशन है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो यूटिलिटी मेजर की जाती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, उसमें क्या होता है कि यूटिलिटी को हम मनी के टर्म में मानते हैं। यानी कि 10 रुपीज़ का मतलब होता है कि 10 यूनिट यूटिलिटी आपको मिली है। ठीक, तो इसीलिए जरूरी है कि हम यूटिलिटी के जो ये यूटिलिटी जो हमने माना है उसे हम कांस्टेंट रखें। अब देखिए, यूटिलिटी को कांस्टेंट रखने से क्या गलत हो सकता है, आप इसे थोड़ा समझिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये अजम्पशन क्यों जरूरी है। अब जैसे देखिए कि आपके पास 10 रुपया है और आपसे उसको 10 यूनिट यूटिलिटी मिलती है, और आपने उससे एक एप्पल परचेज किया। ठीक, और आपकी इनकम मान लीजिए अब 11 यूनिट हो गई, सॉरी 11 रुपीज़ हो गई। ठीक, तो 11 रुपीज़ हो गई। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कि जो एडिशनल 1 रुपीज़ आपको मिला उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी पीछे आपकी 10 रुपये की में हर 1 रुपये की थी, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपके पास मनी की वैल्यू उतनी नहीं रह गई है। ठीक, तो अब जब मनी की वैल्यू कम हो जाएगी तो इससे जो यूटिलिटी आपको मिल रही थी कि 10 रुपीज़ में 10 यूटिलिटी, तो इसका मतलब ये यूटिलिटी कम पैसे में ही मिल जाएगी। मतलब रियली जो आपका रियल इनकम है वो कम पैसे में ही आपको यूटिलिटी मिल जाएगी, या फिर ये कहिए कि ये यूटिलिटी ही कम हो जाएगी। यानी कि अगर थोड़ा सा 10 से कम हो गया है आपके लिए वैल्यू ऑफ मनी, तो ये यूटिलिटी भी आपसे 10 से थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हम यूटिलिटी में ही मेजर करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा यूटिलिटी को मेजर करना। ठीक, क्योंकि हर बार जैसे इनकम बढ़ेगी आपका पूरा यूटिलिटी का जो कम लेवल है वो पूरा अलग हो जाएगा। जैसे पहले 10 होता था किसी एक एप्पल के कंज्यूम करने पे, तो वही एप्पल के कंज्यूम करने पे अब यूटिलिटी आपको 10 से कम मिल लगेगी। ठीक, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम मान के चले कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट हो। यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये अगर हम नहीं माने तो ये बहुत एक इलास्टिक रूलर की तरह हो जाएगा। यानी कि एक स्केल है जो सीधा नहीं है, बहुत लचीला है, तो उसमें मेजर करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा यूटिलिटी को, एक मनी के टर्म्स में। इसीलिए इस अजम्पशन को हम लेकर चलते हैं। तो ये बात पूछा गया है, तो इसी से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये इतना मैथमेटिकल नहीं था, इसलिए मैं तो इसमें जाना भी नहीं चाहता ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये बेसिक है, इसीलिए मैंने इसकी चर्चा की। और एक बात ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। ये क्वेश्चन जनरल इकोनॉमिक्स 1 ईयर 2007 में दिया हुआ है। ठीक, और आपको कोई सवाल पूछना है तो कृपया चैट बॉक्स में पूछे, या फिर ऑडियो ऑन करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ और आगे का क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ देखिए, एक और कार्डिनल यूटिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। Cardinal utility approach and ordinal utility approach to demand suggest same decision rule for optimizing consumer. Which one? Yet later approach is preferred over the former. तो सबसे पहला बात तो ये आपसे पूछा है कि ये सेम डिसीजन रूल यूज करते हैं, तो ये सेम डिसीजन रूल आखिर होता क्या है? ठीक, यहाँ पूछा है विच वन, कौन सा सेम डिसीजन रूल है। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा मैथमेटिकली बता देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर किसी के पास होगा, ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे। अब जैसे कि देखिए, जब आप कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें क्या आप देखते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक, मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी है किसी एक्स कमोडिटी की,
और उसकी जब वो पी एक्स यानी प्राइस ऑफ एक्स के बराबर होती है, क्योंकि यूटिलिटी को हम प्राइस के टर्म में ही मान रहे हैं, प्राइस के बराबर होती है तो हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये है, ठीक, आपने एक एप्पल खरीदा, लेकिन इससे जो यूटिलिटी मिली आपको वो 15 रुपये की मिली। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप और एप्पल खाएंगे, आप अगला एप्पल खाएंगे, ठीक, वो भी 10 रुपये में खरीदेंगे और इससे हो सकता है आपको यूटिलिटी 13 रुपये की मिली। ठीक, अब इसी तरह जब आप तीसरा एप्पल खाएंगे वो भी 10 रुपये की होगी और उससे हो सकता है यूटिलिटी आपको 10 रुपये की मिली। ठीक, तो अब ये प्राइस और ये यूटिलिटी बराबर हो गए, तो ये कंडीशन आपके लिए इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि अगर एप्पल का प्राइस 10 रुपीज़ है तो आप क्या करेंगे, 3 एप्पल कंज्यूम करेंगे, तब आपकी यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक, इससे पहले मैक्सिमम नहीं होगी। तो ये यूटिलिटी कंडीशन होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, जहां हम मान के चलते हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जाता है। तो जब ये होता है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय पी एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं आप पी एक्स को नीचे ले जाकर। अब ये इसी तरह क्या होगा, अगर कोई दूसरा कमोडिटी है, मान लीजिए कमोडिटी वाई है, तो उसकी भी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, उसके प्राइस पे प्राइस के बराबर होगी, तब इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब यहाँ भी होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय पी वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, यानी कि ओवरऑल इसको और इसको अगर आप मिलाएं, इसको मैं मान लूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन मल्टीपल कमोडिटीज जब रहेंगी तो इस तरह का कुछ हो जाएगा, एम यू एक्स पी वाई इज इक्वल टू, सॉरी पी एक्स यहाँ पर, फिर एम यू वाई पी वाई, तो इस तरह करके मल्टीपल कमोडिटी, बहुत सारी कमोडिटी रहेगी। अब देखिए क्या होगा इससे, ये एक डिसीजन रूल हो गया, ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का हो गया। अब देखिए कैसे सेम रूल यूज होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, यानी कि इंडिफरेंस कर्व में। इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई, यानी कि प्राइस रेशियो के बराबर होता है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आपका। और आप जानते हैं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखी होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, तो मैंने प्रूव किया था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक्चुअली रेशियो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई का। ठीक, तो ये इसके बराबर हो गया पी एक्स पी वाई। ठीक, अब इसे आप थोड़ा ऐसे करें कि पी एक्स को इधर ले जाए और एम वाई को इधर ले जाए, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, एम यू एक्स बाय एम यू, सॉरी एम यू वाई नहीं होगा, मुझे इरेज करना पड़ेगा, गलती से मैंने लिख दिया, वेयर इज द इरेजर। खैर मैं इसे काट देता हूँ, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा एम यू एक्स बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाय पी वाई, इस तरह का हो जाएगा। देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो, यानी कि यहाँ भी देखिए वही कंडीशन था, एम यू एक्स बाय पी एक्स बाय एम यू वाई बाय पी वाई, यानी कि दोनों में देख रहे हैं कि आप सेम डिसीजन रूल यूज हो रहा है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए। ठीक, तो यही बात आपको समझना था, जो पहला पार्ट क्वेश्चन ने पूछा था, तो आपको यही बताना है कि ये सेम डिसीजन रूल है एक्चुअली। ठीक, और दूसरी बात क्या होगी कि ये लेटर अप्रोच इज प्रेफर टू ओवर द फॉर्मर। ये क्यों होता है, अब जैसे आप इसे ऐसे समझिए कि आप जब कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अजम्पशन लेते हैं, ऑर्डिनल में भी कुछ अजम्पशन लेते हैं इंडिफरेंस कर्व वाले में। तो एक अजम्पशन होता है रेशनलिटी का। ठीक, रेशनलिटी का अजम्पशन जो होता है दोनों में सेम होता है। ठीक, रेशनलिटी यानी अजम्पशन ऑफ रेशनलिटी क्या होता है, वो सेम होता है दोनों में, हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर रेशनल है। और एक दूसरा अजम्पशन होता है जो कार्डिनल यूटिलिटी में हम मान के चलते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, मेजरेबल होता है, यानी कि कार्डिनल होता है, उसे हम मेजर कर सकते हैं किसी कंक्रीट यूनिट में, किसी स्केल में मेजर कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव यूनिट में, यानी कि यूटिलिटी इज मेजरेबल। ठीक, तो ये क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी में होता है, जबकि सॉरी कार्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी को मान के चलते हैं, मेजर कर सकते हैं और उसे हम मनी के टर्म में मेजर करते हैं।
पर ऑर्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, वहाँ ऑर्डर मैटर करता है कि उसे हम इंडिफरेंस कर्व से दिखाते हैं। हमें बस इतना जानना होता है कि ये यूटिलिटी लेवल इससे ज़्यादा है, वो 1000 और या 1001 हो या फिर 10 और 100 हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर से, हमें सिर्फ ऑर्डर जानना होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। ठीक, तो इसलिए क्या होता है कि ये जो अनरियलिस्टिक अजम्पशन है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, वो ऑर्डिनल यूटिलिटी में नहीं है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में नहीं होता है, इसीलिए बेटर है। और एक तीसरा अजम्पशन आप जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कार्डिनल अप्रोच में, जो अभी मैं पीछे बता रहा था। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच में उसमें क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम कांस्टेंट मानकर नहीं चलते हैं। तो उस कोई क्वेश्चन भी पूछा है, क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आप आइए पहले लाइव, उसके बाद में बताऊंगा। ठीक, अब देखिए, अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम कांस्टेंट मानकर नहीं चलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच में। तो इससे क्या होता है कि ये जो अनरियलिस्टिक अजम्पशन फिर से ये है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है आपके लिए वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है। जैसे किसी की इनकम 1000 रुपये है, उसके लिए 1 रुपये की वैल्यू, और किसी की इनकम 1,00,000 रुपये है, उसके लिए 1 रुपये की वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिफरेंट होती है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे। तो ये भी अनरियलिस्टिक अजम्पशन आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में नहीं लेना पड़ता है। ठीक, और एक चौथी बात जो है आपको ध्यान में रखनी है कि एक अजम्पशन, जब आप कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें एक अजम्पशन होता है डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, उसमें क्या अजम्पशन होता है, डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जब ऑर्डिनल यूटिलिटी आप पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व, तो उसमें क्या होता है, डिमिनिजिंग एमआरएस का अजम्पशन होता है। ठीक, तो डिमिनिजिंग एमआरएस का अजम्पशन थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक है। जब आप डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो उसमें आप एक कोई कमोडिटी लेते हैं, आप बोलते हैं कि पहले यूनिट से अगर 15 मिलता है तो दूसरा यूनिट से 13 और तीसरे यूनिट से 10 यूनिट यूटिलिटी मिलेगी, और ये यूटिलिटी इंडिपेंडेंटली डिसाइड होती है, किसी और कमोडिटी पे डिपेंड नहीं करती है। बट एक्चुअल में किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन दूसरे कमोडिटी पे डिपेंड करता है। तो एमआरएस क्या होता है, एमआरएस एक्चुअली दिखाता है कि आप किसी एक कमोडिटी को, अगर आपको 1 यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करना है तो दूसरा कमोडिटी आप कितना गिव अप करना चाहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या दिखाता है एमआरएस, कि डिपेंडेंट है एक कमोडिटी एक्स की जो यूटिलिटी है वो कमोडिटी वाई पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, रिलेटेड है। ठीक, तो ये अजम्पशन है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाले अजम्पशन से। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, यानी कि ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है हमारे लिए। ठीक, तो ये बात हो गई। अब चलते हैं, कुछ और बातें ले लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। सपोज दैट देयर आर 2 गुड्स, नेमली चॉकलेट केक एंड आइसक्रीम, such that there might well be some optimum amount of chocolate cake and ice cream that a consumer would want to eat per week। यानी कि एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ चॉकलेट है, और क्या है, चॉकलेट है और क्या था, सॉरी, वुड लाइक टू ईट, हाँ, चॉकलेट केक और आइसक्रीम का एक ऑप्टिमम अमाउंट है। हाँ, तो मोहन आप पूछ रहे थे कि लेंथ कितना होना चाहिए। तो लेंथ डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का है तो आपको पूरा ग्राफ, मैथमेटिक्स जो भी है यूज करके आप उसको एक्सप्लेन करना है, वरना छोटा है तो आपको छोटे में ही लिखना है। तो आपको कंसेप्ट को समझना जरूरी है। वो डिपेंड, जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन 5 ही नंबर में पूछे, कभी कभी सेम क्वेश्चन 15 में पूछ देता है तो कभी 5 नंबर में पूछ देता है, तो उसके अनुसार आप लेंथ डिसाइड करेंगे। जनरली क्या होता है कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका लगभग 50 वर्ड्स में आपको उसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो ये आप समझ लें। और यहाँ मैं बोल रहा था इस क्वेश्चन में कि एक ऑप्टिमम अमाउंट है जो कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है चॉकलेट केक का आइसक्रीम
के का पर वीक, ठीक। और आगे क्या बोल रहा है कि अगर आप उससे लेस करते हैं, यानी कि कोई एक्स अमाउंट चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है और वाई अमाउंट क्या कर रहा है, आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है, और अगर आप उससे कम उसे कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं तो वो वर्स ऑफ होगा, यानी कि उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, ठीक। उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी अगर आप इसमें माइनस कर देते हैं दोनों में से कोई एक भी, तो ठीक। और दूसरा बोल रहा है कि बट एनी मोर देन ऑफ अमाउंट वुड आल्सो मेक हर वर्स ऑफ, ठीक। यानी कि अगर उससे ज्यादा भी आप उसे बोलते हैं कि आप एक्स ज्यादा कंज्यूम करो या फिर वाई ज्यादा कंज्यूम कर लो, तो भी उसकी यूटिलिटी घट जाएगी, ठीक। तो इस सिचुएशन में आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। किसी को नहीं पता होगा कि इसका इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, ठीक। तो देखिए, आपको क्या करना है, इसका एक प्रॉपर आंसर लेने के लिए आपको जाना है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय हॉल वेरियन, पेज नंबर 43। ये बुक भी गूगल ड्राइव फोल्डर में अपलोड की हुई है, तो वहाँ आप देखेंगे कि ये इंडिफरेंस कर्व दिया गया है। तो उसकी जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो एक पार्टिकुलर पॉइंट होगा, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट होगा, ठीक। इस यही पॉइंट को आप कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व है, और बाकी जो इंडिफरेंस कर्व होगी इसके चारों ओर इस तरह से, इस तरह कर करके वो इस तरह से घेरे रहेंगे। इस तरह का इसका इंडिफरेंस कर्व होगा। अब इसे ऐसे समझिए कि ये एक्चुअली क्या है, ये सैचुरेशन पॉइंट है, यानी कि एक्स की इतनी यूनिट कंज्यूम करने के बाद, और यहाँ x1 x2 दिया हुआ है, xy नहीं दिया हुआ है, तो x1 x2 ही लेकर चलते हैं। यानी कि x1 कमोडिटी की इतनी यूनिट कंज्यूम करने के बाद, इतनी यूनिट कंज्यूम करने के बाद, और x2 कमोडिटी की इतनी यूनिट कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, सैटिएशन पॉइंट पे पहुंच गया है, यानी कि अब उससे संतुष्टि मिल गई है, अब उससे ज़्यादा कंज्यूम करना वो नहीं चाहता। अगर ज़्यादा भी करेगा तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और कम भी करेगा तो इसकी यूटिलिटी क्या होगी, कम ऐसे ही होगी, क्योंकि वो सैचुरेशन पॉइंट से नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये सिचुएशन हो जाता है, यानी कि इस तरह से देखिए कि अगर ये पॉइंट है, अगर हम कंज्यूमर को बोलते हैं दोनों तुम कमोडिटी कम कंज्यूम करो, यानी कि इस पॉइंट पे वो आ जाएगा। तो इस पॉइंट से ऑब्वियसली है कि ये इस इंडिफरेंस कर्व से, यानी इस पॉइंट वाले इंडिफरेंस कर्व से नीचे है, तो इसकी यूटिलिटी क्या है, कम है। और फिर अगर आप ऊपर यहाँ लाइए और बोलिए कि ज़्यादा कंज्यूम करें, तो आप फिर से देखिएगा कि ये यूटिलिटी कर्व जो है, यही यूटिलिटी, सेम यूटिलिटी कर्व है जो इसके नीचे है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर अगर ज़्यादा कंज्यूम करे तो भी, और कम कंज्यूम करे तो भी क्या होता है, वो वर्स ऑफ होता है। ये कब होता है, जब वो अपने सैटिएशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब उसे ब्लिस पॉइंट भी हम उसे कहते हैं, ठीक। तो आप आंसर में लिख सकते हैं, जब कंज्यूमर ब्लिस पॉइंट पे पहुंच जाता है या सैटिएशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, तब क्या होता है, उस सिचुएशन में उस ज़्यादा और कम दोनों वर्स ऑफ ही होता है, दोनों कंडीशन में, ठीक। तो ये इसका आंसर है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लें, हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत पॉसिबल है, ठीक। अब देखते हैं अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए, why is convexity assumption so important in indifference curve analysis? यानी कि जब आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपने अगर देखा होगा, तो उसमें हम एक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि ये बजट लाइन है, और जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक। और यहाँ क्या होता है, ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए ये कॉन्वेक्स ना हो, ये कॉन्केव हो जाए, ऐसे हो जाए, तब क्या होगा? क्या यहाँ देखिए लिखा है, इन पार्टिकुलर वुड कंज्यूमर एग्जिस्ट इफ, वुड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट इफ इंडिफरेंस कर्व वर कॉन्केव, यानी कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव हो तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा? तो पहली बात है कि कॉन्वेक्सिटी ऑफ अजम्पशन जो है वो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है। कॉन्वेक्सिटी अजम्पशन सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है, जिसे आप ऐसे भी कहते हैं कि एमआरएस जो है वो क्या होना चाहिए, डिमिनिजिंग होना चाहिए। ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है। और ये जो कंडीशन है ये है कि एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई, या फिर बोलिए कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू स्लोप ऑफ बजट कर्व, यानी कि बजट कर्व टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व से, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। लेकिन सिर्फ टेंजेंसी जरूरी नहीं है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स भी होना चाहिए। अगर कॉन्वेक्स नहीं हुआ इंडिफरेंस कर्व, तो इक्विलिब्रियम जो इंटीरियर इक्विलिब्रियम जो स्टेब्लिश होगा वो वैलिड नहीं होगा। जैसे आप इसे इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसे हम इंटीरियर इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि जहाँ
बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट है, ठीक। इसे इंटीरियर ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं, इसे इंटीरियर ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं। अब जब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो इस तरह से, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इंटीरियर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? कि इसी इंडिफरेंस कर्व पे अगर कंज्यूमर को पहुंचना है तो उसे इतना बजट खर्च करने की क्या जरूरत है? वो तो एक लोअर बजट लाइन पे भी अगर चला जाए, यानी कम पैसे भी खर्च करे, तो वो यहाँ इस पॉइंट पे उसको वही यूटिलिटी मिल जा रही है जो यहाँ मिल रही थी, जो ठीक, और इस पॉइंट पे भी मिल जा रही है। उसी तरह यहाँ भी आ जाएगा तो उसे वो यूटिलिटी मिल जा रही है लोअर इंडिफरेंस कर्व पे। तो फिर क्या जरूरत है कि वो इस बजट लाइन पे जाए? वो इसी बजट लाइन से अपने इस पोजीशन को प्राप्त कर लेगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये नॉन ऑप्टिमल चॉइस है यहाँ, क्योंकि ये यहाँ इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स नहीं है, इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव है, ठीक। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इंक्रीजिंग है। एमआरएस इस केस में इंक्रीजिंग है जब कॉनकेव होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब ऐसा हो तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उस इंटीरियर पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। यानी कि इसी बजट लाइन पे कंज्यूमर एक हायर इंडिफरेंस कर्व को टच कर सकता है, जो आप ये इंडिफरेंस कर्व देख रहे हैं। तो ये ऑप्टिमम चॉइस होगा कंज्यूमर का, यानी कि जेड जो है वो ऑप्टिमम चॉइस होगा, ठीक। तो ये चीजें क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही ऐसे देखिए, ऐसे बहुत सीधे क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व बताइए, ये बताइए कि इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होता है। ऐसे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसी तरह के बहुत टेढ़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप बताइए कि जब कॉनकेव हो तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, या फिर अलग अलग प्रेफरेंस के लिए इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होगा। अलग अलग प्रेफरेंस कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि इंडिफरेंस कर्व का शेप कभी ऐसा भी होता है, इंडिफरेंस कर्व ऐसे भी होता है, हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रेफरेंस को दिखाते हैं। ये कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व है, ये भी एक टाइप का प्रेफरेंस है, ठीक। एक इस तरह का इंडिफरेंस कर्व भी हो सकता है जिसको हम क्वाजी लीनियर इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो ये भी एक टाइप का प्रेफरेंस को दिखाता है। इसी को आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी एक टाइप का इंडिफरेंस कर्व दिखाता है। एक जो मैंने पीछे अभी क्वेश्चन में आपको बताया कि इस तरह का इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक, वो भी एक टाइप का क्या है, प्रेफरेंस है। तो आपको पता रहना चाहिए कि डिफरेंट प्रेफरेंसेस जो है उसमें इक्विलिब्रियम कैसे होता है। जैसे ये एक कॉर्नर सॉल्यूशन को दिखा रहा है, इसमें भी कॉर्नर सॉल्यूशन होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो सारी चीज बुक में दी हुई है। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफिकली देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, ग्राफिकली आपको कोई चीज देखनी है तो आप इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक देखिए, और मैथमेटिकली जो चीज आपको पढ़ना है आप उसे निकोलसन से पढ़ें। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन उतना नहीं मिलेगा आपको निकोलसन में, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा और आप एक ट्राई करेंगे, मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बाद में बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने का, या फिर आप दोबारा देखिए। आप देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में ही, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफाइन होमोथेटिक प्रेफरेंसेस, एक्सप्लेन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच प्रेफरेंसेस विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी डायग्राम। तो सबसे पहले क्या होता है कि होमोथेटिक प्रेफरेंसेस होता क्या है? होमोथेटिक प्रेफरेंसेस होता है कि जब एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है एक्स वाई के रेशियो पे, ठीक। वो एक्स वाई भी हो सकता है या फिर वाई एक्स भी हो सकता है, यानी सिंपली एक्स वाई का कोई एक रेशियो होना चाहिए। जब एमआरएस एक्स वाई के रेशियो पे डिपेंड करता है तो उस प्रेफरेंस को हम कहते हैं होमोथेटिक प्रेफरेंसेस। तो होमोथेटिक्स प्रेफरेंसेस में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई कमोडिटी है, बंडल है x1 और y1, ठीक, x1 y1 जो प्रेफर करते हैं, जो आपको ज़्यादा प्रेफरेबल है कोई दूसरे कमोडिटी बंडल x2 y2 से, ठीक, x2 y2 से वो ज़्यादा प्रेफरेबल है आपके लिए, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि ये दोनों में दोगुना कर दूंगा, ठीक, सबको दोगुना कर दूंगा, यानी 2x1 2y1, ठीक। और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा 2x2 2y2। तो इस कंडीशन में भी ये जो प्रेफर्ड बंडल होगा आपके लिए यही वाला होगा, ठीक।
तो इसे हम कहते हैं होमोथेटिक प्रेफरेंसेस। क्यों होगा? क्योंकि ये हमेशा एक्स वाई पे डिपेंड करता है। अब कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि एमआरएस क्या करता है, एक्स वाई के रेशियो पे, वाई एक्स के रेशियो पे डिपेंड करता है। और मैंने कहा कि मैंने दोगुना कर दिया दोनों एक्स वाई, तो आप देखिए 2y कर दीजिए, 2x कर दीजिए, ठीक। तो या फिर ये 2 कट जाएगा, यानी फिर से yx हो जाएगा। यानी कि फिर से क्या हुआ, एमआरएस उतना ही है आपका, वो डिपेंड करता है y और x के रेशियो पर ही। ये सारी चीजें जो भी आएंगी वो खत्म हो जाएंगी, ठीक। तो इस टाइप के प्रेफरेंसेस को क्या कहते हैं, होमोथेटिक प्रेफरेंसेस कहते हैं। इसका क्या एडवांटेज होता है कि जैसे आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे यहाँ देखिए कि ये पैरेलल होता है। जब आप इंडिफरेंस का प्लॉट करेंगे किसी होमोथेटिक प्रेफरेंस का, तो ये पैरेलल होगा। और जब उसके सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप मैच करेंगे, मैं थोड़ा रेड कर लेता हूँ, ये जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट को जो भी है उसे जब आप एक मैच एक साथ मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक, जिसे आप इनकम ऑफर कर्व भी कहते हैं, और एंजल कर्व भी इसी से बनता है, ठीक। तो वो जब हम एंजल कर्व पे आएंगे तो उसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ये पैरेलल होता है जब होमोथेटिक प्रेफरेंसेस होती हैं तब, ठीक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये जो इनकम ऑफर कर्व होता है वो क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और इसमें जो एंजल कर्व बनता है वो भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, इस तरह से, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब पूछा है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जितने भी होमोथेटिक प्रेफरेंसेस है उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि एक तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, पैरेलल होगा, और ये फिर इनकम ऑफर कर्व क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि अगर प्रेफरेंसेस होमोथेटिक ना रहे, जैसे कि होमोथेटिक नहीं रहने का मतलब कि एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे है तो दूसरा ऐसे चला जाएगा, तीसरा ऐसे चला जाएगा, चौथा ऐसे भी जा सकता है। तो इस तरह से जब आप इक्विलिब्रियम मिलाइएगा तो इक्विलिब्रियम अलग अलग जगह पे इस्टेब्लिश होगा, और जब आप सारे पॉइंट्स को मिलाइएगा तो ये इनकम ऑफर कर्व जो है उसका शेप सीधा नहीं होगा, तो ये नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंस हो जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोथेटिक प्रेफरेंस का कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, और एंजल कर्व भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है कि होमोथेटिक प्रेफरेंस में क्या होता है कि एमआरएस एक्स वाई के रेशियो पे डिपेंड करता है, इंडिफरेंस कर्व पैरेलल होती है, इनकम ऑफर कर्व एक स्ट्रेट लाइन होता है, एंजल कर्व एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक। अब जैसे देखिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी कुछ आपको एग्जांपल देना हो तो आप कोट-डगलास का एग्जांपल ले सकते हैं। कोट-डगलास यूटिलिटी फंक्शन में एमआरएस कुछ ऐसा निकल कर आता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एमआरएस डिपेंड करता है वाई एक्स की रेशियो पे। तो ये एक होमोथेटिक प्रेफरेंस कहलाएगा। जब इसका आप इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कीजिएगा तो वो एकदम पैरेलल होगा, सारा इंडिफरेंस कर्व एकदम पैरेलल होगा, और जब आप उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिलाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक। तो ये होमोथेटिक प्रेफरेंसेस का होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा भी गया है, हाउ माइट यू डिफाइन होमोथेटिक फंक्शन ज्योमेट्रिकली आप कैसे डिफाइन करेंगे ग्राफ बनाकर। what would be the locus of all point with particular MRS look like on an individual indifference कर्व में। तो लोकस पॉइंट क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व की तरह दिखेगा, ठीक। तो ये निकोल्सन का एग्जांपल 3.3 आप देख सकते हैं। इससे थोड़ा आपको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए एक नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंस भी आप समझ लीजिए कि जैसे इस तरह का यूटिलिटी फंक्शन हो, यानी कोट-डगलास नहीं हो। जैसे कि ये जो यूटिलिटी फंक्शन है, ये यूटिलिटी फंक्शन इस तरह था, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा और y टू द पावर बीटा। इस यूटिलिटी फंक्शन का ये एमआरएस है। इसी तरह यूटिलिटी फंक्शन अगर इस टाइप का हो तो उसका एमआरएस इस टाइप का होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो इंडिफरेंस का एमआरएस है वो एक्स वाई के रेशियो पे नहीं है, वो सिर्फ डिपेंड करता है वाई पे, ठीक। तो इसका जब आप इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कीजिएगा तो वो शायद एक इस तरह का लाइन होगा, ठीक। तो वो होमोथेटिक नहीं कहलाएगा, वो नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंस हो गया, ठीक। तो यही आपको ध्यान रखना है कि नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंस में एक्स वाई के रेशियो पे नहीं होता है एमआरएस, ठीक। तो ये मेन एक्सप्लेनेशन था। तो मेरे ख्याल से आज जो भी मुझे एक्सप्लेन करना था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी हम आगे देखेंगे, पहले आप बताएं, इस पे मुझे फीडबैक दें कि जो वीडियो क्वालिटीज़ थी वो ठीक थी या नहीं, आपको दिखाई दे रही थी या नहीं, साउंड सुनाई दे रहा था या नहीं, प्रेजेंटेशन सही था या नहीं। और दूसरा बात कि ये जो मैंने स्लाइड बनाया है ये मैं आपको दे दूंगा ताकि आप एक अच्छे से पढ़ पाएँ। अच्छा, कैन यू गिव सैम्पल आंसर प्लीज।
अब सैंपल आंसर देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा कि इस आंसर को, इसी क्वेश्चन को मैं आपको वीडियो, ऑडियो और फाइल, अच्छा ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, ठीक, या फिर आप असाइनमेंट छोड़िए, मैं ये स्लाइड भी अपलोड कर दूंगा अभी इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लासरूम में, तो आप इसी क्वेश्चन का आंसर करें। कैसे करें? तो आपको मेरा प्रॉपर आंसर की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, इसका कार्डिनल कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्यों अजम्पशन जरूरी है, तो इसका एक एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है, ठीक, जो भी क्वेश्चन है मैंने उसका प्रॉपर रेफरेंस दे दिया है। जैसे इसका रेफरेंस ये है आपका, ठीक। अब इस क्वेश्चन का है कि सजेस्ट डिसीजन रूल फॉर ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि ये MUX PX होता है, ये भी आपको क्वेश्चनिस में देखेंगे मिल जाएगा, दोनों चीजें मिल जाएंगी, सेम डिसीजन रूल होगा। तो ये आपको भले नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि ये मैं अपने से बता रहा हूँ, लेकिन ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसे आप खुद से लिखने का प्रयास करें अपने से, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप गलत लिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि आप जो अप्रोच मुझे बता रहे हैं कि मैं आपको एक आंसर दूं, आप उस तरह से लिखेंगे, वो 11th-12th में होता है, ठीक। यहाँ होता है कि हर पर्सन का क्वेश्चन यूनिक रहना चाहिए, ठीक, अपने तरीके से लिखना है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूँ। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो भी चीजें थी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको प्रॉपर रेफरेंस दे दिया। अब जैसे ये आप बोल रहे हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ब्लीच पॉइंट वाला, तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व वेरिएंस पेज नंबर 43 में दिया हुआ है। तो पेज नंबर 43 में जाइएगा, तो वहाँ सेटिएशन पॉइंट करके एक इंडेक्स दिया, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा इस ग्राफ को, तो वहां से आप अपना आंसर लिख सकते हैं अगर आपको अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए तो, ठीक। तो उसे आपको अपने वर्ड में लिखना है, ठीक। तो आंसर कोई अप्रोप्रिएट नहीं होता है, हर किसी का आंसर अप्रोप्रिएट नहीं होता है, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आंसर अप्रोप्रिएट है या नहीं, ठीक। तो ये प्रॉपर रेफरेंस मैंने दे दिया, आप वहां से आंसर कर सकते हैं उस चीज को। अगर नहीं मिलता है तो मुझे बताइए कि इस चीज का आंसर वहां नहीं था। अब यहाँ देखिए, कॉन्वेक्सिटी अजम्पशन क्यों जरूरी है इंडिफरेंस कर्व के लिए, तो मैंने आपको ये बता दिया क्यों जरूरी है। यहाँ ये ग्राफ मैंने बता दिया कि ये पेज नंबर 74 में दिया हुआ है, सॉरी ये 74 में नहीं होगा, ये 76 या 7 में होगा, उससे आप देख लीजिएगा कि इसमें भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब ये इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स नहीं होता है, कॉन्केव हो जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको क्लियरली पूछा गया है कि इन पार्टिकुलर वुड ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इफ इंडिफरेंस कर्व वर कॉन्केव, इसका आंसर आपको करना है। तो जब आप बुक में इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, तो उसमें क्लियरली रीजन बताया हुआ है कि क्यों ये एक ऑप्टिमल चॉइस नहीं होगा, ठीक। तो वहां से आपको एक अच्छा आंसर मिल जाएगा, ठीक। और आगे जो भी क्वेश्चन है, यहाँ होमोथेटिक प्रेफरेंसेस का आपको आंसर लिखना है, तो मैंने बताया कि ये इंटरमीडिएट हॉल वेरिएंट के में दिया हुआ है, सॉरी ये भी 74 में नहीं है शायद, मैं करेक्ट करके आपको बता दूंगा पेज नंबर, जो भी है ये इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में दिया हुआ है। आप सर्च करें और PDF खोलें, सर्च का ऑप्शन रहता है, होमोथेटिक प्रेफरेंस सर्च करेंगे तो ये ग्राफ आ जाएगा, तो वहां से, और ये आग निकोलसन की बुक में होमोथेटिक प्रेफरेंस के बारे में दिया हुआ है, इसे भी पढ़ के आप थोड़ा इंसाइट ले लेते हैं, और जब आप आंसर लिख देंगे तब मैं बताऊंगा कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए था और आपने क्या लिखा है या क्या छोड़ दिया है, ठीक। क्योंकि आप जो अप्रोच कर बोल रहे हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी सही नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, क्योंकि आज मैं इतना ही डिस्कस करने वाला था। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो मैं कल से लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा और लंबा करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करूंगा, और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ प्लीज़ उस पर नोट्स जरूर बनाएं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टिक करें, उसको लिखे, उसका आंसर लिखे, एक नोट्स आप तैयार रखें, और जो भी रिलेटेड कंसेप्ट हो रहे हैं उसे आप बुक से अच्छे से पढ़ ले, कम से कम एक बार देख ले तो अच्छा होगा बुक से, ठीक है। तो मैं इस लाइव सेशन को खत्म करूं। व्हेन कैन आंसर बी सेंड, अभी मैं अपलोड करूंगा, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा असाइनमेंट इंडियन IAS क्लासरूम में, आप वहां पे असाइनमेंट सेक्शन में जाना और वहां पर अपना आंसर अपलोड कर देना। आप मतलब कोई भी आंसर लिखिएगा, जब वहां आप क्लिक कीजिएगा तो वहां अपने आपको फोटो खींचने के लिए बोलेगा या फिर फाइल अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो वो फाइल को आपको अपलोड कर देना है, उसके बाद मैं देख लूंगा, ठीक। और उसके बाद मैं लाइव सेशन में फीडबैक दूंगा, अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं तो मैं फीडबैक दूंगा आपको,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, फिर और कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, फिर मैं इस लाइव सेशन को ख़त्म करूं। तो कल मैं देखूंगा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। मैं बता देता हूं, कल का जो मेरा टॉपिक होगा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं, लैग्रेंजियन का अप्रोच करके, एम आर एस इज इक्वल टू का यूज करके, एम आर एस इज इक्वल टू पी वाई पी एक्स, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट, ठीक, तो इसे मैं कल देखूंगा, ठीक है। और मैं कल से लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा, जितना हो सके मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पूरे क्वेश्चन आंसर कवर करने हैं, और जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन होगा मैं उसी उसी क्लासरूम में करूंगा। जैसे अगर क्वेश्चन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का होगा तो लाइव सेशन में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्लासरूम में करूंगा। अगर स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का होगा तो लाइव सेशन में स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के क्लासरूम में करूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं इस लैब सेशन को ख़त्म करता हूँ, और जो लोग नहीं जुड़ पाए वो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइव सेशन ज्वाइन करें और इस लाइव सेशन को इंगेजिंग बनाने में हेल्प करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।